Good morning, students. Welcome to the Awadh English Institute with me, Rohit Bhargav. और 12th इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम आज के वीडियो में कवर करेंगे हमारी दूसरी लिटरेरी टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंप्रेशनिज्म को कवर किया था और वहां से हमारे सिलेबस की शुरुआत की थी, जो कि हमारी पहली लिटरेरी टर्म थी। आज दूसरी लिटरेरी टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में भी हम सब कुछ एवरी सिंगल डिटेल डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि मैंने खुद ने बनाए हैं, और उन नोट्स में आप उन्हें लिख सकेंगे, उनमें से लर्न कर सकेंगे, जो कि कंप्लीटली एग्जाम मटेरियल है। चाहे वो आपका बोर्ड हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या चाहे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो, वो पूरा का पूरा एग्जाम मटेरियल आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे। इसके बारे में पहले थोड़ी डिटेल लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। देखिएगा, हम सेकेंड लिटरेरी टर्म की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है चेतना का प्रवाह या चेतना की धारा। चेतना से मतलब है मेंटल थॉट। चेतना से मतलब है कि आपका मस्तिष्क जो है वो किस प्रकार की विचार रखता है, आपकी चेतना जो है वो किस प्रकार की है। और इसका ये नाम रखने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इसमें राइटर, हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो कि राइटर और पोइट्स के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो राइटर हो गया, पोइट, कोई भी नॉवेलिस्ट, एनीवन, कोई भी लिरिसिस्ट जब अपना एक कंटेंट रेडी करता है तो उस कंटेंट को लिखते समय वो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जब भी कोई राइटर, पोइट, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, कोई भी लिरिसिस्ट अपने कंटेंट को लिखता है तो वो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। वो क्या करता है? उसके मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उस हिसाब से अपने स्टोरी को डिसाइड करता है, उस हिसाब से अपने नरेटिव वर्ड्स इसमें लिखता है, इसमें डालता है किसी भी कंटेंट में। अच्छा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा लॉस रीडर्स को क्या होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। इसमें बहुत सस्पेंस छुपा होता है। अचानक से फ्यूचर की बात हो रही होती है, सडनली क्योंकि लिरिसिस्ट का माइंड चेंज हो गया तो सडनली प्रेजेंट की बात हो जाती है, फिर उसके बाद ही थोड़ी देर बाद पास्ट की बात होने लग जाती है। कभी कभी तो प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, ये तीनों टेंसेस एक ही सेंटेंस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया है। यहां पर आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, विलियम जेम्स को याद रखिएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो रूट है वो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स ने अपनी एक बुक लिखी थी 1890 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। 1890 में विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका जो जन्म हुआ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, वो इसी बुक की वजह से हुआ। ठीक है, इसी बुक में इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिटरेरी टर्म ने जन्म लिया और इंग्लिश लिटरेचर में अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। और जैसे जैसे लिटरेचर मॉडर्न होता गया, जैसे जैसे लिखने के ट्रेडिशंस टूटते गए, आपको ये पता होगा कि इंग्लिश लिटरेचर जैसे जैसे मॉडर्न होता गया, लिखने के जो ट्रेडिशंस थे, जो कि विलियम शेक्सपियर ने बनाए थे, एडमंड स्पेंसर ने बनाए थे, उन सबको ब्रेक डाउन कर दिया गया, उन सबको तोड़ दिया गया। और जो नए पोइट है, मॉडर्न पोइट है, वो अपने हिसाब से कंटेंट लिखने लगे। अब अपने हिसाब से कंटेंट लिखना मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्हें जैसा अच्छा लगा वैसा लिखा। जैसे कि सोनेट एक, मैंने पिछली बार भी आपको सोनेट का एग्जांपल दिया था। सोनेट एक बहुत पुराना लिटरेरी टर्म है, क्लासिकल है। अब सोनेट में क्या होता है? सोनेट में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से लिखना है, कितनी लाइंस लिखनी है, राइम स्कीम क्या होगी, उसकी राइम स्कीम डिसाइड करती है कि वो पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ना तो कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई लाइन का नंबर है, और ना ही कोई राइम स्कीम निर्धारित है। ठीक है, इसमें लिखने वाला अपने विचारों को फॉलो करता है। ठीक है, अपना जो कैरेक्टर होता है उसे अपने विचारों के अनुसार चलाता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में जो बुक लिखी गई विलियम जेम्स के द्वारा, वहां से इसका उद्भव हुआ, वहां से उत्पन्न हुई है। और राइटर और जो पोइट है उनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में
नहीं होता। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। बाकी एवरी सिंगल डिटेल, एवरी पॉसिबल सिंगल डिटेल जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे एग्जाम में है, जो हमें एग्जाम में लिखना है, वो मैं आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल करवा रहा हूं। देखो, मैं ये जो नोट्स मैंने रेडी किए हैं, ये मैंने यूनिवर्सिटी और बोर्ड दोनों को माइंड में रख के किए हैं। तो आपके जितने नंबर का प्रश्न बनता है उस हिसाब से आप कीजिए। बोर्ड वालों को मेरा ये सजेशन है कि आप 5 से 6 पॉइंट उठाइए, और यूनिवर्सिटी वालों को मेरा सजेशन है कि आप 15 to 20 पॉइंट्स उठाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन बड़े ज्यादा मार्क्स का आता है, बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो कम मार्क्स का आता है। तो हमें कितना मैटर लिखना है ये मार्क्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन से। फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नरेटिव टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एक नरेटिव टेक्निक है, एक वर्णनात्मक तकनीक है दैट अटेम्प्ट्स, जो प्रयास करती है टू डिपिक्ट द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स, विचारों का जो लगातार प्रवाह है, लगातार बहाव है, उनको डिपिक्ट करने का, उनको चित्रित करने का प्रयास करती है। एंड फीलिंग, और जो भावनाएं हैं जो कि एक चरित्र के मस्तिष्क में आती है इन द माइंड ऑफ कैरेक्टर्स, उनको चित्रित करने का प्रयास करती है। ऑरिजिन देखते हैं इस टर्म का। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, द फ्रेज वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय फिलोसोफर विलियम जेम्स। सबसे पहले विलियम जेम्स के द्वारा प्रयोग में लाई गई। और कहाँ पे लाई गई? इन प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तब उन्होंने सबसे पहले इस टर्म का यूज किया था। पर्पस देखते हैं इसका। इट एम्स टू रिफ्लेक्ट द इनर वर्किंग ऑफ द माइंड। इसका जो लक्ष्य है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो मस्तिष्क का आंतरिक कार्य है, मस्तिष्क किस तरीके से अंदर कार्य कर रहा है, उसको प्रकाशित करती है। ऑफन इन अ डिसजॉइंटेड, बड़े ही असंबद्ध तरीके से, अक्सर असंबद्ध तरीके से। असंबद्ध तरीके का मतलब अचानक से परिवर्तित हो जाना, अचानक से किसी और ही स्वर में बात करने लग जाना। नॉन लीनियर फैशन, और बड़े ही अरेखीय तरीके से। अरेखीय तरीका मतलब एक सीक्वेंस में बात नहीं करना, सीक्वेंस को बदलते रहना। नैरेटिव स्टाइल, इसका वर्णनात्मक तरीका देखते हैं। इट ऑफन अवॉइड्स ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, ये अक्सर अवॉइड करती है परंपरागत स्ट्रक्चर, परंपरागत ढांचे को। पंक्चुएशंस एंड ग्रामर टू मिमिक रियल थॉट पैटर्न। इनका जो वास्तविक विचार करने वाला जो पैटर्न है उसको मिमिक करने के लिए, उसको नकल करने के लिए ये पंक्चुएशन का या ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, उसको अवॉइड करता है। और फिफ्थ जो है वो तो मुख्य होने ही वाला है, इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बहुत जरूरी है। ये आपको तब पता लगेगा जब हम इंटीरियर मोनोलॉग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, व्यक्ति केवल अपने मस्तिष्क के विचारों को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये हाल फिलहाल आप इतना समझें, बाकी इंटीरियर मोनोलॉग में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दिस इज अ की फीचर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर्स थॉट, जो कि एक चरित्र के विचारों को प्रदर्शित करता है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, विदाउट नरेशन, बिना किसी वर्णन के। मॉडर्निस्ट टेक्निक, आधुनिक तकनीक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ हॉलमार्क ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, आधुनिक साहित्य का, यानी कि अर्ली 20th सेंचुरी का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एक पहचान है। क्योंकि आधुनिक लिटरेचर जो है उसमें कोई भी लिरिसिस्ट पुराने पैटर्न्स को फॉलो नहीं करना चाहता, वो हमेशा उन्हें ब्रेक करना चाहता है। इम्प्रेशनिस्टिक, सेवंथ, प्रभाववादिता। द टेक्निक कैप्चर्स फ्लीटिंग इम्प्रेशन। ये जो तकनीक है ये क्या करती है? फ्लीटिंग इंप्रेशन डालती है, क्षण भंगुर प्रभाव डालती है, रादर देन स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल नैरेटिव। जो तार्किक वर्णन है और जो स्ट्रक्चर्ड, संरचनाबद्ध वर्णन है, उसकी अपेक्षा क्या करती है? क्षण भंगुर प्रभाव अपने पाठक पर, अपने रीडर्स पर डालती है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल डेप्थ, मनोवैज्ञानिक गहराई। इट गिव्स डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट। गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि जो है वो प्रदान की जाती है। किस लिए? क्योंकि हमारे विचारों को लिखा जाता है ना, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल डेप्थ होना बहुत जरूरी है। इनटू कैरेक्टर, एक किसी भी कैरेक्टर्स में, बाय प्रेजेंटिंग रॉ थॉट्स एंड इमोशंस। रॉ थॉट्स का मतलब जो भी विचार अचानक से आ रहे हैं, बिना उन्हें फिल्टर किए ऐसे के ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देना और उन्हीं भावों को रिप्रेजेंट कर देना। तो इसमें डीप साइकोलॉजिकल इफेक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट,
टाइम फ्लूइडिटी, फ्रीक्वेंटली शिफ्ट बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। समय का इतना तेज प्रवाह होता है, समय तुरंत चेंज कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं अपने आप को पास्ट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में, कभी कभी विद इन अ सिंगल सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर भी ये तीनों शिफ्टिंग देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, डिसजॉइंटेड सिंटैक्स, इनका जो वाक्यबद्ध करने का तरीका है वो काफ़ी डिसजॉइंटेड है, काफ़ी अलगाव दर्शाता है। यूजेस फ्रेगमेंटेड और रन ऑन सेंटेंसेस टू रिफ्लेक्ट चाओटिक मेंटल स्टेट, इनकी जो अव्यवस्थित मानसिक अवस्था है उसको प्रदर्शित करने के लिए कोई सा भी सेंटेंस जो इनके माइंड में आता है उसको तुरंत रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, वर्जीनिया वुल्फ, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिरिसिस्ट का नाम दिया गया है। वन ऑफ द की प्रैक्टिशनर्स मतलब मुख्य अभ्यास करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, स्पेशली इन नॉवल लाइक, विशेषकर इनके जो नॉवल हैं उनमें इस लिटरेरी टर्म को देखने को मिलता है, जैसे कि मिसेस डॉलोवे है एंड टू द लाइट हाउस है। ये दो नॉवेल्स जो हैं इनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा 101%। ठीक है, आपके सिलेबस में भी, मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में मार्क ऑन द वॉल है, वो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का आपको जीता जाता एग्जाम्पल मिलेगा, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भी वर्जीनिया वुल्फ का जो माइंड है वो एक ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाता है, और अगर हम उसका कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन के नाम पे कुछ नहीं निकलता। नेक्स्ट पॉइंट, 12th, जेम्स जॉयस, हिज नॉवल यूलिसेस, उनका एक नॉवल है यूलिसेस, इज अ मास्टर वर्क, एक मुख्य कार्य है ऑफ द टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का, पर्टिकुलरली द फाइनल मोली ब्लूम सोलिलोकी। विशेष रूप से जो मोली ब्लूम सोलिलोकी जो है, देखो मोली ब्लूम एक कैरेक्टर का नाम है ना, जो कि जेम्स जॉयस के द्वारा डाला गया है। और सोलिलोकी क्या होता है, सोलिलोकी मोनोलॉग का एक पार्ट होता है, जैसे मोनोलॉग का एक पार्ट इंटीरियर मोनोलॉग है, ऐसे ही सोलिलोकी है। जब हम इंटीरियर मोनोलॉग पढ़ेंगे तो उससे पहले मोनोलॉग पढ़ेंगे, और तब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब क्या है। ठीक है, तो विशेष रूप से इनका जो कैरेक्टर है मोली ब्लूम, इसमें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। नेक्स्ट, विलियम फॉकनर यूज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द साउंड एंड द फरी, इनका जो वर्क है इन द साउंड एंड द फरी, इसमें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है, शोकेसिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, और क्या किया है, एक से अधिक दृष्टिकोण अपने दर्शाते हुए यूज़ किया है। नेक्स्ट, 14, मार्शल प्रोस्ट, ये एक फ्रेंच लिरिसिस्ट थे, लेकिन इनका एक नॉवल है इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, ये इसका बहुत ही विशेष प्रभाव रहा है, हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश मॉडर्निस्ट, अंग्रेजी के जो आधुनिक कवि थे, आधुनिक लिरिसिस्ट थे, कलमकार थे, उन पर इसका बहुत प्रभाव रहा है। यद्यपि यह फ्रेंच भाषा में है, लेकिन बहुत इफेक्टिव वर्क है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, 15, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, रिफ्लेक्ट द फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ मेमोरी एंड परसेप्शन। तो इनकी जो धारणाएं हैं और इनकी जो मेमोरी है, इनकी जो सोच है, इनका जो विचार है, वो काफ़ी ही विखंडन प्रकृति का होता है, मतलब खंड खंड में विभाजित होता है, वो एक सीक्वेंस में नहीं चलता। लेक ऑफ ऑब्जेक्टिव नरेटर, एक वस्तुनिष्ठ कथाकार की बड़ी कमी पाई जाती है इसमें। द नरेटिव इज एंटायरली शेप्ड बाय सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो वर्णन है वो पूर्ण रूप से शेप्ड किया गया है, एक आकार बन जाता है, किसके द्वारा, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस के द्वारा, एक व्यक्तिपरक चेतना के द्वारा। व्यक्तिपरक चेतना मतलब व्यक्तिगत विचारों से लिखा जाता है, रीडर्स को माइंड में रख के नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट, 17, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन यूज, इट कैन अपीयर इन बोथ फर्स्ट पर्सन एंड फ्री इनडायरेक्ट थर्ड पर्सन नरेशन। ये इतना ज़्यादा वेरिएबल होता है कि ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों में अवेलेबल होता है। वैसे जो सिस्टमैटिक राइटिंग होती है वो क्या होती है कि एक जो पैटर्न होता है, जो ट्रेडिशन होता है लिखने का, वो ये होता है कि मुश्किल से ही कोई टेंस वगैरह चेंज किया जाता है, या मुश्किल से ही कोई पर्सन्स चेंज किए जाते हैं, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट, 18,
सिंबलिज्म एंड रिपीटिशन। सिंबलिज्म मतलब जो इसके संकेत हैं, और रिपीटिशन मतलब इसकी जो दोहराने की प्रवृत्ति है, उसके बारे में बताया गया है। तो सिंबल्स एंड रिपीटेड मोटिव्स हेल्प कनेक्ट स्कैटर्ड थॉट्स। इसके जो सिंबल्स हैं, इसके जो रिपीटेशन है, ये क्या करता है, स्कैटर्स बिखरे हुए विचारों को कनेक्ट करने में मदद करता है। रिक्वायर्स एक्टिव रीडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें एक्टिव रीडिंग की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी जटिलता की वजह से। ये बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं। रीडर्स मस्ट एक्टिवली इंटरप्रेट एंड पीस टुगेदर मीनिंग। जो पाठक होते हैं उन्हें व्याख्या एक्टिवली करनी होती है, बहुत ज़्यादा उन्हें एक्टिव होना पड़ता है अपने कंटेंट को पढ़ते समय, और जो मीनिंग के टुकड़े होते हैं, जिनके अर्थ के टुकड़े होते हैं, उन्हें एक साथ रख के समझना पड़ता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, इन्फ्लुएंस ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। इसका जो प्रभाव है वो केवल मॉडर्न पोइट्स, मॉडर्न लिरिसिस्ट तक ही सीमित नहीं है, पोस्ट मॉडर्निज्म तक भी है। इसने इंस्पायर्ड मैनी पोस्ट मॉडर्न राइटर्स इन एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटी। बहुत सारे पोस्ट मॉडर्न यानी कि मॉडर्निज्म के बाद वाले जो राइटर हैं उनको भी प्रभावित किया है। किसकी चीज के लिए? इन एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटी, रियलिटी एंड इनर वर्ल्ड्स। अपने मस्तिष्क के अंदर की जो पहचान है, जो वास्तविकता है, जो आंतरिक संसार है, उसको एक्सप्लोर करने में बड़ी मदद की है। तो ये था आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे सिलेबस की सेकेंड लिटरेरी टर्म। अब ऐसी ही किसी एक और लिटरेरी टर्म, तीसरी लिटरेरी टर्म जो कि हमारे सिलेबस में है, 8 में से थर्ड लिटरेरी टर्म के साथ मैं अगले वीडियो में अवेलेबल होऊंगा। लिटरेरी टर्म कौन सी रहेगी वो आपको वीडियो में ही पता लगेगा। और इसी के साथ अच्छे कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और किसी दूसरी क्लासेस को स्टार्ट करने के बारे में भी मैं विचार करूँगा कि कॉलेज की तरफ हम शिफ्टिंग करें, चाहे वो सेमेस्टर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वहाँ का सिलेबस डिस्कस करके वहाँ की क्लासेस भी जल्दी से जल्दी कंटिन्यू की जाएगी। थैंक यू सो मच।